चलो बेटा, बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फातिमा, फातिमा। हाँ सर, रुके बोल रहे। हाँ बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर कैटायन अनायन। ओके ओके। आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। हाँ, उसमें हम लोग कल डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है, सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, अब सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। हेलो, हाँ, और कोई एक्सेप्शनल केस वगैरह मैंने कुछ ग्रुप 13 के अंदर गैलियम एल्युमिनियम का एक्सेप्शनल केस बता दिया था ना। हाँ ठीक है। तब चलो आज हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। इन वीडियो आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे और कभी कभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलेंगे, और कभी कभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी सुनने को मिलेगा। पोटेंशियल, सबका मीनिंग ऑलमोस्ट क्या होता है बेटा? सेम होता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। पहले तो है कि नहीं? हाँ, तो या तो आयोनाइजेशन एनर्जी बोले, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोले, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोले, अभी इस लेवल में हम लोग को ये मान के चलना है कि ऑल आर रिप्रेजेंटिंग सेम थिंग। ओके, नियरली सेम थिंग। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे, लिखते जाना बेटा। हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब होता है, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो इज मिनिमम एनर्जी required to remove, okay, to remove, okay, remove the most loosely electron, okay, in an
in an gaseous gaseous isolated एटम। ये है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो गैसियस होना चाहिए, याद रखना। आइसोलेटेड मतलब अकेले एटम होना चाहिए, वो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एटम होना चाहिए, और एटम मतलब न्यूट्रल एटम होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि ये क्या है। देखो तो मैं पहले एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ, अगर वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा नीचे आकर के बात को समझाऊंगा। जैसे ठीक है मान सर। लेते कोई एटम का नाम M है, और ठीक है, उसके अंदर मान लेते हैं, ठीक है, हमने कुछ एनर्जी दी IE, उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो बगल में 1 लिख देते हैं, 1 ऐसे सबस्क्रिप्ट में। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी है, और जब एनर्जी दोगी तो वो इलेक्ट्रॉन निकल भी जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो अभी ये न्यूट्रल एटम है बेटा, लेकिन ठीक है। वो कैटायन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं, तभी तो सब मिलकर न्यूट्रल होता है। वो बात को समझना बेटा। ठीक है सर। एक एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं अंदर न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं बाहर में। तो दोनों मिलाकर वो एटम न्यूट्रल होता है, और इसलिए ऊपर में जब कोई चार्ज नहीं लिखा रहता है तो समझ लेना वो एटम न्यूट्रल है बेटा। और जब आपने और जब आपने एनर्जी दे ही दी है, ठीक है, एनर्जी दे दी है। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, या एनर्जी कैसे दे देते हैं। अरे एनर्जी हीट करेंगे, या कुछ इलेक्ट्रिकल वगैरह का कुछ यूज करेंगे, कैसे भी हमको एनर्जी देना है। एनर्जी के कितने सारे फॉर्म्स हैं, है कि नहीं? हाँ। हाँ, तो मान लेते हैं एनर्जी दे दी हम, और अगर एनर्जी दे दिए तो उससे जो सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो निकल जाएगा, मतलब ये माइनस निकल गया। अब आप खुद ही सोचो, प्लस है और माइनस है ही नहीं, वो तो बाहर आ गया। तो अब जो टोटल नेट चार्ज होगा, अब टोटल नेट चार्ज प्लस में आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि वहां से तो माइनस खत्म हो गया, तो अब खाली पॉजिटिव बचा है, तो नेट पॉजिटिव चार्ज जो भी आएगा उसको हम लोग यहाँ पर ऊपर दिखा देंगे। तो ये चीज तुम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा, ओके, कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो ये लैंग्वेज समझ में आया आपको? हाँ। कि एक एटम था, तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये वाला पार्ट बता देता हूँ। ये वाला एक न्यूट्रल एटम था, मैंने कुछ एनर्जी दी, ठीक है, और जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये एटम है बेटा। और अब ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, हेलो, हाँ हाँ बोलो बेटा। अभी तक नहीं आया, मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ अपडेट। ठीक, तो ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आयन, बन जाएगा ये। जो पार्टिकल के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है उसको हम लोग आयन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आयन में भी ये कौन सा आयन है? आयन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है केटायन, कैटायन और एनायन। और एक होता है एनायन। तो बताओ ये केटायन है कि एनायन है? ये कैटायन है। केटायन है, तो आप इसको क्रॉस कर देना कि भाई एनायन नहीं बोल सकते, इसको हम केटायन बोलेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी देने से न्यूट्रल एटम क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? केटायन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक समझ में आई बात? हाँ सर। ओके, कोई भी दिक्कत होने से पूछोगी, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, मान लेते हैं M से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है,
ये सब गैसियस फॉर्म में है बेटा, गैसियस। गैसियस, हालांकि गैसियस में लेके जाना बहुत मुश्किल होता है, हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो रियल बात है वो यही है कि उसको गैसियस फॉर्म में रहना होगा। तो ये भी गैसियस है। अब इसको अगर हम एनर्जी देते हैं बेटा, और तो पहला इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है, अब एनर्जी दोगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे? दूसरा। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ सर। दूसरा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और जब दूसरा निकल जाएगा तो अब ये बन जाएगा m और +2। +1 तो पहले ही था, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो इसको भी आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और इसको भी आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये भी गैसियस फॉर्म में है, अगर मान लेते हैं उसी से अब ये 2+ हो गया, और गैसियस फॉर्म में अब फिर एनर्जी दे रहे हो, तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये m+3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। समझ गई बात को? तो अब सिचुएशन क्या है कि देखो, हाँ, सवाल है कि हम IE1 को क्या कहेंगे, IE2 को क्या कहेंगे, IE3 को क्या कहेंगे? तो मैं आपको बताता हूं, इसको कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब आपने उस पर्टिकुलर एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो IE2 क्या होगा? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तब इसको क्या कहेंगे? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आई बात? हाँ सर। अच्छा, एक तो ये, तो इनको कहते हैं बेटा, इनको एक साथ कहते हैं, मतलब एक ही एटम से आप लगातार टैं टैं करके इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, तो उसको कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके बेटा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। बड़े बेटा, हाँ सर। हाँ, एक ही एटम से लगातार एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, तो उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, NRGIES एनर्जीज। अच्छा, और एक चीज बताते हैं, और एक चीज क्या बताते हैं, एक ही एटम से अगर आप लगातार इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, तो वहां पर जो ऑर्डर हमको देखने को मिलेगा, ऑर्डर का मतलब है किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा। तो मैं बता दूं कि IE3 जो वैल्यू होगा वो काफी ज्यादा होगा IE2 से, और IE2 ज्यादा होगा किससे? IE1 से। एक ही एटम से पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगा, मान लेते 20 जूल लगा, इसको निकालने के लिए हो सकता है 25 जूल लगे, इसको निकालने के लिए मान लेते 30 जूल लगे, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ सर। ओके, और उसका रीजन आप दे सकते हो, उसका रीजन कि भाई ऐसा रीजन क्यों आ रहा है, रीजन तो बताऊंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत सारे चीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारे चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे, हाँ, आप निकालते जाओगे, एटम का साइज छोटा होते जाएगा, उस पार्टिकल का साइज छोटा होते जाएगा, अंदर में न्यूक्लियस का जो असर है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले आपको फैक्टर्स बता देता हूँ, फिर आके आपको ये रीजन दे देता हूँ। तो ठीक है, रीजन्स में याद रखना, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे रीजन्स के लिए। तो वो आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो जब बता देंगे तब आप आराम से उसका रीजन जान जाओगे। मैं और एक क्या चीज डिस्कस करने जा रहा था कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो प्रोसेस है, इसको हम लोग ऐसा भी कहते हैं बेटा, कभी कभी आयोनाइजेशन प्रोसेस। ओके, आयोनाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं कभी कभी ये जो। अच्छा, आयोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है मालूम है? तो आयोनाइजेशन प्रोसेस इज, आप एनर्जी दे रहे हो,
आप उसको एनर्जी दे रहे हो, इस एटम को आप दे रहे हो, है ना, हम लोग दे रहे हैं उसको, समझ गए, बाहर से एनर्जी दे रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो एनर्जी हमसे ले रहा है। तो ऐसा जो भी प्रोसेस जो हमसे एनर्जी ले, हमसे, ठीक है, तो उसको कहते हैं इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब ये एनर्जी लेने वाला है बच्चों, ये एनर्जी लेने वाला है। कोई दिक्कत होने से बताओगे हमसे, है ना, आए देख, कभी कभी आ जाता ऑब्जेक्टिव में कि ये कैसा प्रोसेस है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस बताना। ठीक है, मेजर कैसे करते हैं इसको, मेजर्ड, मेजर्ड कैसे करेंगे बेटा इसको, तो मेजर्ड हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा यूनिट है, जूल है ना, एनर्जी है ये, तो हम लोग इसको, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी, पर एटम ऐसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक एनर्जी का यूनिट है बच्चों, ठीक है। और क्या चीजें बोल सकते हैं मालूम है, किलो जूल पर मोल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि नहीं थोड़ा इनके बीच में मतलब रिलेशन करके थोड़ा दिखा दीजिए, जो कि किसी भी फॉर्म में देगा तो आपको इंटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटर कन्वर्जन उसको कहते हैं। तो आपको, अगर आपको इंटर कन्वर्जन करना पड़े, इंटर कन्वर्जन मतलब मान लेते दिया है किलो कैलोरी में, चेंज करना है किलो जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इंटर कन्वर्जन उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो एक रिलेशन एक याद रख लीजिए, तो हमेशा काम आएगा, खाली आयोनाइजेशन एनर्जी में नहीं, बहुत सारी चीज में काम आएगा बेटा, ठीक है। तो और वो है, लिख लीजिए क्या क्या चीज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम अगर कहीं दिया है तो आप समझ लीजिए करीब 23.06 किलो कैलोरी पर मोल होता है वो वैल्यू, ये याद रखना पड़ता है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, और नहीं तो कितना के बराबर होगा, 96.45, राउंड फिगर में भी धीरे धीरे याद कर सकते हो, कई अगर ऑप्शन में बड़ा बड़ा डिफरेंस दिया जाएगा ना, तो आप राउंड फिगर में भी वैल्यू ले सकते हो, तो किलो जूल पर मोल ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है। हेलो बेटा, हाँ सर। हाँ, और नहीं तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर एटम भी बोल सकते हो। तो ये इंटर कन्वर्जन है, ये सब इंटर कन्वर्जन है बेटा, तो इस इंटर कन्वर्जन को भी याद रखना है, ये डेली डेली प्रैक्टिस करोगी तो याद हो जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया, इतना वैल्यू सब हो गया, ठीक है। कोई ऐसा मशीन, कोई ऐसा टेक्निक, सी टेक्निक, कौन सा टेक्निक से आप जैसे एनर्जी दे रहे हैं ले रहे हैं, तो वो कौन सा टेक्निक सब है जिससे कि हम कुछ बता सके कितना एनर्जी लिया कितना दिया। तो वो जो मशीन वगैरह, जैसे बुखार नापने के लिए आप कौन सा मशीन, कौन सा चीज का इस्तेमाल करते हैं, थर्मामीटर। या समझ गए बात को। तो उसी तरह से अब आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करोगे, तो उसमें आपको बोलना पड़ेगा, देखिए कुछ लाइंस है,
एक प्रोसेस है स्पेक्ट्रल, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप खाली नाम याद रखिएगा ऐसा होता है करके। स्पेक्ट्रल लाइन से समझ में आता है, स्पेक्ट्रल लाइन स्टडीज, STUDIES, उससे आता है। और किससे पता चलता है समझ गए? तो और एक है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है कितना एनर्जी लग रहा है। तो अभी आप वो सब मत देखिए, खाली अभी जैसे मान लेते किसी को बुखार हुआ है तो थर्मामीटर उसको रखेंगे, फिर थर्मामीटर को देख लेंगे कितना बुखार है, बस उतना ही यूज करना है। अब अंदर में वो मरकरी कैसे गया, उसका कितना कोएफिशिएंट था, ये था वो था, उसमें अभी नहीं पढ़ना है। जब जरूरत पड़ेगी, जब हमको थर्मामीटर बनाने की जरूरत पड़ेगी, तब हम देखेंगे कि किस तरह का ग्लास लेना है, कैसे अंदर मरकरी जाएगा, कितना ग्राम मरकरी डालना है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग समय में अलग अलग चीज की जानकारी हमें लेनी है। तो अब देखो, मैं जो बताने जा रहा था वो ये है कि सवाल है कि किस पे, देखिए यहाँ रीजन मैं पूछ रहा था ना, यहाँ पर रीजन लिखना था कि क्यों ये ऑर्डर हमारे पास आया, तो उसके लिए मैंने जगह छोड़ा था। तो मैं बता दूं, आज से याद रखिएगा, और वो टॉपिक का नाम रहेगा फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है बेटा। वो कौन कौन से फैक्टर, तो पहले तो हम लोग फैक्टर सबका नाम सब याद रखें, पहले कुछ स्टफ कंटेंट हम लोग के पास रखेंगे। कंटेंट रखने के बाद फिर हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, कौन बढ़ने से कौन घटेगा, इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन देखेंगे। तो पहले कंटेंट तो रखें अपने पास। तो वो कौन कौन से फैक्टर है, तो नोट डाउन करते जाओ बेटा एक एक करके। एक है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मैं बताऊंगा कैसे डिफर करेगा, लेकिन एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। फिर किस पे डिपेंड करेगा, तो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको ये सब चीज नहीं मालूम है कि क्या है ये सब, लेकिन मैं सब बताऊंगा आपको, इस पर डिपेंड करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट दोनों एक ही चीज है। नए नए वर्ड्स हैं, तो सुनते जाइए, देखते जाइए, तो अपना कंटेंट बढ़ाते जाइए, ठीक है। उसके बाद है पेनीट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ, पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ क्या, सब ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स। याद है मैंने सब ऑर्बिट्स बताया था, SPDF। हाँ सर। ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 में क्या है, तो पॉइंट नंबर 5 में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, में भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले तो आप ये 5 पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा आपको कि किन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बढ़ूं आगे बेटा, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो इसमें देखो, ऐसा करो, इसमें आप लिखना कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, देखो इसको एरो से दिखा रहे हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ा, तो समझ लेना देन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो समझ लो क्या हो जाएगा, घटेगा। देखो एक एक चीज अब आपको समझना है, ठीक है बेटा। हाँ सर। बड़ा बड़ा एटम रहेगा ना, बड़ा एटम,
तो बड़ा एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस और सबसे जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर। और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो असर है वो कम होगा या ज्यादा होगा? हाँ। हेलो, हाँ सर। आप ध्यान क्या से हुआ सर? थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। अरे ठीक है। ठीक है अरे जी। बाबू? हाँ। हेलो, हाँ हेलो सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। अच्छा एक मिनट, अभी चेक करता हूँ बेटा, आवाज क्यों नहीं आ रही सही, रुको। हेलो चेक, हेलो हेलो। सर अभी आहिस्ता आ रही है। आहिस्ता आ रही है, अभी देखो तो, अभी देखो। सर नहीं आ रही, वही आहिस्ता ही वाली तो है। आप अपना स्क्रीन का उसमें से कहीं पर वॉल्यूम बढ़ाइए तो थोड़ा। सर मेरा फुल ही है पूरा। हाँ अब देखो तो, अभी कुछ आवाज आया? हाँ सर अब हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा? घटेगा। घटेगा। एक फैक्ट याद रखना, ये है ना, एकदम पॉइंट याद हो जाना चाहिए। बहुत सारा केस होगा जब कंपेयर करने दिया जाएगा ना, तो कभी कंपैरिजन एटॉमिक साइज पे आएगा, कभी न्यूक्लियर चार्ज पे, कभी स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, कभी पेनिट्रेटिंग, कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, तो एक एक चीज हम लोग को देखना है। तो अब देखिए, न्यूक्लियर चार्ज के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तब आपको, तो देन अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा, न्यूक्लियर चार्ज का काम है इलेक्ट्रॉन को टाइटली अट्रैक्ट करके रखना, और अगर इलेक्ट्रॉन को टाइटली अट्रैक्ट करके कोई रखा हुआ है तो डेफिनेटली उसको निकालने में एनर्जी कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। ज्यादा लगेगा ना बेटा। कोई अच्छा से किसी चीज को मान लेते हैं, कोई है जो अपना मोबाइल को ऐसे हल्का सा पकड़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे हल्का सा पकड़ के ऐसे जा रहा है, तो उसको कोई मान लेते हैं जो बाइक वाइक लुटेरा सब नहीं होता है, तो तुरंत मोबाइल पकड़ के स्नैचिंग इजीली कर सकता है कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर कोई मोबाइल को एकदम कस के पकड़ा हुआ है तो स्नैचिंग इजी हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अब वही तो बता रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अच्छा से टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, हाँ। और हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नैच करने जा रहे हैं ना, हम लोग तो इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, हाँ। तो हमको एनर्जी कम लगेगा या ज्यादा लगेगा बताओ? ज्यादा लगेगा। तब फिर वही तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज, एरो सब साइन देखो, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ओके हाँ सर। ठीक है। और उसके बाद अगर आप स्क्रीनिंग की बात करें, हेलो बेटा, अब ये आवाज आया ठीक से देखो? नहीं, ये और धीरे हो गया। ये आवाज में आज क्यों ऐसा हो रहा है?
देखो तो अभी आ रहा अच्छा से? हाँ सर, अब आ रहा। हाँ ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, पहले तो मैं एक आइडिया आपको दे दे रहा हूँ, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो मैं कहाँ लिख दूं? देखो, शील्डिंग इफेक्ट को SE लिख देता हूँ। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है बेटा, हाँ। तो तब की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा? देन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा बेटा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने से। शील्डिंग का मतलब समझे क्या होता है? न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, क्या? और जो हाँ। हाँ, और जो सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, देखो डायग्राम देखो, ये देखो, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर, जिसको हमको निकालना है। ठीक है बेटा? ठीक है। तो अगर ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो अगर इनके बीच में कोई नहीं है, तो कोई नहीं है बीच में, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस डायरेक्टली अपनी तरफ टान के रखा है कि नहीं? हाँ। कोई दिक्कत है हमसे बात करो, ठीक है? हाँ कुछ सर, मत, बात कर रहे हैं। हाँ एकदम बात करते जाओ। अब मैं एक और आपको सीन दिखा रहा हूँ, ये देखिए न्यूक्लियस है और वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, लेकिन अब इनके बीच में बहुत सारे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, समझ गए बात को? हाँ सर। तो अब बताइए, न्यूक्लियस का जो असर है, ठीक है, वो इस पर ज्यादा नहीं ना पड़ेगा? नहीं। तो ये जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना बेटा, बीच में हाँ। इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा। अगर बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए, बहुत सारे, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस बेचारा इन इलेक्ट्रॉन को देख रेख में लग जाएगा, तो बाहर इलेक्ट्रॉन का बताओ देख रेख उतना नहीं रख पाएगा, तो आराम से इस इलेक्ट्रॉन को चोरी किया जा सकता है कि नहीं? हाँ। निकाला जा सकता है। हाँ सर। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, एक नोट करके यहाँ पर लिखा देते हैं, नोट करके कहाँ लिखा दे, थोड़ा सा यहाँ लिखा देते हैं, नोट करके लिख लो। पता कैसे चलेगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है? तो ऐसे ना पता चलेगा, बीच में जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, समझ में आ जाएगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए उसके लिए एक लाइन में लिख देता हूँ, उसको लिख लीजिए। If the inner electrons are more, if the inner electrons are more, inner electrons are more, ठीक है बेटा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। If the inner electrons are more, screening effect will be more. यही तो बता रहे कि अगर बीच वाले इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, और स्क्रीनिंग के लिए मैं अलग से एक स्लैटर्स रूल आपको पढ़ाऊंगा, तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? हेलो? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज क्या है, अब पेनिट्रेटिंग नेचर ऑफ एस ऑर्बिटल, इसका बताए? पेनिट्रेटिंग नेचर का मतलब, जैसे नहीं सर। मैं बता रहा हूँ, पेनिट्रेटिंग का मतलब हो गया न्यूक्लियस की तरफ, जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे मान लेते, मैं आपको बताता हूँ, ये न्यूक्लियस है बेटा और ये कोई ऑर्बिट है। ठीक है, ये कोई ऑर्बिट है, याद रखना। जैसे अब हायर क्लास में आ गई हो ना, तो अब जितने हाँ। भी ऑर्बिट्स है ना, जितने भी ऑर्बिट्स, ऐसा मत सोचना कि वो लोग एकदम 100% स्फेरिकल है करके। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ, वो
एलिप्टिकल टाइप का ये सब का होता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है, तो अगर ये s ऑर्बिटल है तो ये p है, ये d है और ये f है बेटा। तो एक ही ऑर्बिट के अंदर अगर s p d f है तो सबसे ज्यादा f का मतलब फार फार अवे, सबसे ज्यादा दूर कौन है? f वाला। ओके। हाँ और सबसे नियर कौन है? एस s नियर है, ठीक है, s नियर है। d थोड़ा सा दूर में है, सॉरी p, ठीक है, और d थोड़ा और दूर है, f और दूर है। तो ये जो अंदर न्यूक्लियस की तरफ जो ये सब जो सब ऑर्बिट्स जो आप बोल रहे हैं, s p d f जो मैंने आपको पढ़ाया था, इसको हाँ जो अंदर जाने वाला जो टेंडेंसी होता है बेटा, उसी को कहते हैं पेनिट्रेटिंग नेचर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग नेचर किस में ज्यादा होता है बताओ? मतलब न्यूक्लियस के करीब कौन है? s, एस उसके बाद p, उसके बाद d और उसके डी बाद f। समझ में आई बात? हाँ सर। तो अगर एक ही ऑर्बिट है और उसमें कोई पूछा जाए कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, अगर एक ही ऑर्बिट के अंदर में, एक ही ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसी में एस पी डी एफ, हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एफ डी, लेकिन अगर हो तो किससे हाँ निकालना इजी हो जाएगा? एफ से इजी हो जाएगा। एस से निकालना ना। हाँ, एफ से। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि ये मतलब ये न्यूक्लियस है और ये जो लाइन है ये है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है सर। और इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। किससे निकालना आसान हो जाएगा? तो जो दूर रहेगा, मैंने अभी कहा ना, जो जितना दूर रहेगा, कहाँ गया है देखिए, जैसे एटॉमिक साइज में मैंने लिखा है ना, जो जितना दूर रहेगा निकालना आसान हो जाएगा। हाँ सर। तो किससे निकालना आसान हो जाएगा बताइए? एफ से। ठीक है, उसके बाद डी उसके बाद पी उसके बाद फिर एस। एस। और मैं खाली अगर दो की बात करूं, एस और पी में, एस से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या पी से निकालना आसान होगा? खाली एसपी की बात करूं तो पी पी से निकालना आसान होगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो, ये सब कॉन्सेप्ट अभी काम आएंगे हम लोग को, ठीक है। एक मिनट बेटा। हेलो सर, सर आप फोन नहीं उठाने से मेरा ब्लड प्रेशर ऐसा बढ़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ओके। हाँ, मैं ये बोल रहा था, एक ना ग्रेजुएशन का केस भेजा हूं मैं आपको व्हाट्सएप में, ठीक है, उसको बीएससी कंप्यूटर साइंस करना है, ठीक है। तो इसको प्लीज लगा दीजिए, थोड़ा अर्जेंट केस है, तो इसके लिए भी मेरे को अमाउंट बता दीजिए कितना लगेगा, उसके हिसाब से मैं भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, देख करके मेरे को आप बताइए। मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ अभी आप, और नहीं तो मेरे को जो, ठीक है, मैं ही बात करता हूँ, मैं जस्ट 5-10 मिनट के बाद क्लास खत्म हो जाएगा, मैं बात करता हूँ। आप तब तक सब कुछ रेडी करके रखिए, मैंने व्हाट्सएप में भेज दिया है। हाँ ठीक ठीक। हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेटा क्या है, ठीक है। देखो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप ऐसा याद रखना कि ये दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखना बेटा। एक है, ठीक है, एक है हाफ फील्ड, ये धीरे धीरे आपको नाम सब याद हो जाएंगे, हाफ फील्ड, और एक होता है फुल फील्ड।
फुल फील्ड। तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड में रहेगा या फुल फील्ड में रहेगा, ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल माने जाते हैं बेटा, काफी स्टेबल माने जाते हैं। और अगर स्टेबल रहेंगे तो कोई भी चीज जब स्टेबल रहेगा तो उसको डिस्टर्ब करना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, खास करके एटम की बात करें तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी ध्यान रखना। मान लेते हैं बाकी सब फैक्टर सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैटर आके रुक जाएगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। जैसे मान लेते हैं जनरली पी से हम लोग देखते हैं, पी का हाफ फील्ड कितना होता है, पी के अंदर जब 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाफ फील्ड है। डी का जो हाफ फील्ड है वो क्या है, 5। एफ का हाफ फील्ड कितना है, 7। तो ये काफी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनमें जब इनसे जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। उसी तरह से पी का फुल फील्ड P6, D10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, एस में भी ऐसा ही हाल है, एस का S1 और ये हुआ S2, ये S2 का फुल फील्ड है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आ जाएगा ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ाया है आपको स्किल 2 में से है। तो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, ठीक है, तो अगर वो स्टेबल है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है जी। हाँ, ये सब थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। ठीक है, कितना बज रहा है देखो तो बेटा, 12:45। चलो चलो, तो हमारे पास कुछ कुछ और कंपेयर करने के लिए है। और एक जनरल जो हम लोग ट्रेंड देखेंगे, तो देखो हम लोग यहाँ पर बात करें, अभी यहाँ पर जो रीजन यहाँ पूछा था कि IE3 ज्यादा क्यों है, ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक साइज में, एटॉमिक साइज आपको बताए थे ना कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा एटॉमिक साइज छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा फैक्टर काम कर रहा है। एक तो जो साइज है वो साइज डिक्रीज कर जाता है, साइज डिक्रीज कर जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये दो फैक्टर को ध्यान में रखकर, ठीक है, आप इसका जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन ज्यादा और कौन कम है। एक जनरल ट्रेंड की बात करें अगर हम, जनरल ट्रेंड, इफ यू डिस्कस अबाउट जनरल ट्रेंड, ओके, तो जनरल ट्रेंड में देखिए ऐसा करते हैं, ये तो आपको मालूम है पीरियड कहते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आप याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट ऐसे पीरियड के अंदर, तो आप समझ लीजिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, विथ फ्यू एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शनल केस, हाँ एक्सेप्शनल आ सकता है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल केस है कुछ। उसी तरह से ऊपर से नीचे आएंगे बेटा तो एटम का साइज बढ़ जाएगा, तो याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड के बाद अब हम लोग को एक्सेप्शनल केसेस देखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केसेस। ठीक है बेटा, एक्सेप्शनल केसेस देखना पड़ेगा। तो एक्सेप्शनल केसेस के लिए क्या करेंगे,
हम जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी पूरा वो टाइमली खत्म नहीं होगा। अगर हम वो ड्रॉ करेंगे ना तो फिर हड़बड़ी में कोई भी चीज नहीं समझाना है। तो ठीक अब हम है। लोग, हाँ अब हम लोग आयोनाइजेशन हाँ एनर्जी के जो रेगुलर ट्रेंड तो समझ में आ गया कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे हाँ आएंगे तो घटेगा। लेकिन अब इसमें एक्सेप्शनल केस कहाँ कहाँ पर है, हाँ क्यों, अच्छा क्यों होते हैं एक्सेप्शनल केसेस? एक्सेप्शनल केसेस इसलिए होते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कोई एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते, कि चलो एटॉमिक साइज पे डिपेंड किया या न्यूक्लियर चार्ज में, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है, वो पेनिट्रेटिंग पावर पे भी डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। समझ गए बात को? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो ये तमाम बातें आज हम लोगों ने सीखी हैं, एंड we will discuss the exceptional cases of ionization energy on the next class. Okay, till then be safe, ओके सर। be healthy, be happy. Okay, and पढ़ते रहो, खुश रहो बेटा। ओके सर। ओके, बाय बाय बेटा, बाय बाय। बाय बाय।